हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई होप यू ऑल आर वेल। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 नेशनलिज्म इन यूरोप स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे उसके लिए हम देखते हैं इसकी आउटलाइन कि इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें सबसे पहले जो टॉपिक है हम पढ़ेंगे द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था और नेशन का आइडिया कहाँ से आया। सेकेंड चीज़, मेकिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप, कि यूरोप में नेशनलिज्म आया कैसे, किस तरीके से यूरोप बना। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हम देखेंगे कि रेवोल्यूशंस क्या क्या हुए थे 1830 से लेकर 1848 के बीच में, किस तरीके से फिर जर्मनी और इटली जो है वो यूनाइट हो जाती है। पहले ये छोटे छोटे स्टेट्स में बिखरी हुई होती हैं, उसके बाद जब नेशनलिज्म आता है तो ये एक कंट्री बन जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि नेशन को किस तरीके से देखा जाने लगा था, विजुअलाइजिंग द नेशन, किस तरीके से देखा गया एक देश को। और लास्ट हम समझेंगे कि नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म क्या होता है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा एनालाइज करो तो आप देखोगे कि सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा, फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो अगर आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में ही नहीं पता होगा तो आप ये आगे के पॉइंट समझने में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। क्लास 9th में आपने फॉर श्योर फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा होगा, ये हिस्ट्री का चैप्टर 1 था, बट फिर भी कुछ बच्चों ने मे बी नहीं पढ़ा होगा। ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले समझेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था, क्यों ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। उससे पहले हम इस मैप पे थोड़ी सी नज़र डालेंगे और देखेंगे कि हम आखिर बात कहाँ की कर रहे हैं। देखिए, ये पूरा ही यूरोप, यहाँ पे हमारा फ्रांस है। फ्रांस से किस तरीके से जो रेवोल्यूशन है, जो रिपब्लिक का आइडिया है, वो हमारा प्रशिया पहुंचा, उसके बाद आपका ऑस्ट्रिया पहुंचा। अब ये जो आपको छोटे छोटे स्टेट दिखाई दे रहे हैं, किस तरीके से यूनाइट होके यहाँ पे इटली बन जाता है, यहाँ पे छोटे छोटे स्टेट्स यूनाइट होकर आपके जर्मनी बन जाता है, कंट्री बन जाती है। तो इसको हम समझेंगे। और फ्रेंच रेवोल्यूशन को देखो, समझने के लिए इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो पार्ट है, एक हम बात करेंगे कि 14 जुलाई 1789 से पहले कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए, कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हो सका। ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे कि इसके बाद की घटना क्या थी, इसके बाद क्या चेंजेस आए फ्रांस में। चेंजेस क्या आए भाई, 1791 में ही फ्रांस का अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। कॉन्स्टिट्यूशन बना तो वहाँ पे अब मोनार्की जो थी वो मोनार्की सिस्टम ख़त्म हो गया। मोनार्की सिस्टम देखिए क्या होता है, जब किसी देश में या किसी कहीं पर भी अगर राजाओं का शासन है, तानाशाह आप एक तरीके से बोल सकते हो, तानाशाह को बोला जाता है मोनार्की। तो मोनार्की ख़त्म करके यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ जाती है कि अब राजा पूरी तरीके से फ्री नहीं है, वो अपनी मनमर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता, बल्कि उसको नेशनल असेंबली में जो भी लोग हैं उनकी परमिशन लेकर ही आगे वो काम कर सकेगा। फिर कुछ टाइम के बाद ऐसा होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है वो भी ख़त्म हो जाती है और यहाँ से चेंज होकर आता है एक वर्ड रिपब्लिक, कि जो फ्रांस है वो रिपब्लिक बन चुका है। ठीक है। तो ये यहाँ तक की बात थी। अब हम ये देखते हैं कि भाई ऐसे क्या इंसिडेंट हुए, ऐसे क्या इवेंट्स हुए कि फ्रांस में इतने तेजी से चेंजेस होने लगे। अब देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि 14 जुलाई को आखिर ऐसा क्या हुआ था जो ये डेट इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई। ठीक है। तो देखिए, 7,000 लोग, यहाँ पे 7,000 लोग फ्रांस के जो कॉमन मैन थे वो जाते हैं राजा के पैलेस के बाहर। ठीक है। और वहीं पर ही एक जगह थी जिसको बोला जाता है बेस्टाइल जेल, आप बोल सकते हो बेस्टाइल जेल। ठीक है। ये जो किला आपको दिखाई दे रहा है ये एक्चुअली बेस्टाइल जेल है। यहाँ पे 7,000 लोग इकट्ठे हो जाते हैं और डिमांड करने लगते हैं कि भाई हमें फ्रीडम चाहिए, मोनार्की यहाँ से हटा दो। ये लोग इतने ज़्यादा गुस्से में होते हैं कि ये लोग बेस्टाइल जेल को तोड़ देते हैं, अंदर चले जाते हैं और वहाँ पे जितने भी आपके अपराधी होते हैं उनको रिहा कर देते हैं। इसके साथ ही अंदर जो हथियार वगैरह होते हैं, ये जो कुछ लोग हैं अंदर जाके वो हथियार वगैरह उठा लेते हैं राजा के खिलाफ।
अब आप पूछोगे कि मैडम राजा राजा आप बोल रहे हो, किंग, आखिर वो किंग था कौन जिसके अगेंस्ट ये सब कुछ चल रहा था? तो देखिए उसका नाम था लुई 16। ठीक है, लुई 16 उसको क्यों बोला जाता है? ये प्रथा चली हुई थी लुई 1, लुई 2, लुई 3, तो ये 16th नंबर का था, इसलिए इसको लुई 16 के नाम से जाना जाता है। इसकी वाइफ थी इसकी मारिया, जो कि कहाँ की रानी थी? वो थी ऑस्ट्रिया की रानी। अब आप बोलोगे मैडम रानी का हमें क्या करना है? तो ये इम्पॉर्टेंट है, आगे जाके आपको पता चलेगा। तो लुई 16 जो कि फ्रांस का राजा था, इसकी मैरिज हो जाती है मारिया से, जो कि ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये जो 7,000 लोग थे या जो फ्रांस के कॉमन लोग थे, ये इतना ज़्यादा परेशान क्यों थे और ये क्या रीज़न थे कि ये लोग राजा के पैलेस के बाहर आकर इस तरीके से उनके ऊपर अटैक कर रहे थे? तो इसके लिए हमें थोड़ा सा और पीछे जाना पड़ेगा और समझेंगे क्या रीज़न था। देखिए दिन आता है, साल आता है 1774 का। उस टाइम पे फ्रांस जो है वो बुरी तरीके से कंगाली आई होती है वहाँ पे। ठीक है, पूरी तरीके से बैंकक्रप्ट हो जाता है वो। और क्या रीज़न होते हैं बैंकक्रप्ट होने के? तो कुछ रीज़न्स होते हैं, जैसे कि फ्रांस को वॉर करने के बहुत ज़्यादा शौक था, लड़ाई कि भाई यहाँ पे अटैक कर दो, वहाँ पे अटैक कर दो। सेकेंड चीज़, जहाँ पे वो रहते थे पैलेस ऑफ वर्साइल, इसका बहुत ज़्यादा खर्चा आता था इसको मेंटेनेंस वगैरह करने में। थर्ड चीज़ जो थी, भाई अमेरिका के कुछ स्टेट्स, कुछ कॉलोनीज़ जो हैं वो ब्रिटिशर्स के अंडर में थी। फ्रांस ने अमेरिका के उन कुछ कॉलोनीज़ की हेल्प की ब्रिटिशर्स की वहाँ से छुड़ाने के लिए। जैसे ब्रिटिशर्स ने हमें भी गुलाम बनाया हुआ था, आपको याद होगा, उसी तरीके से अमेरिका की भी कुछ कॉलोनीज़ जो हैं वो ब्रिटिशर्स के अंडर थी। और अगर आप किसी की हेल्प करोगे तो इट मीन्स आपकी जो इकनॉमी है उसमें भी खर्चा आएगा ही आएगा। सेकेंड चीज़, फ्रांस ने बहुत ज़्यादा लोन ले रखा था और अब उस लोन को चुकाने का टाइम आ चुका था विद इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये सारी ही चीज़ें जब आएंगी, इतना ज़्यादा खर्चा अगर होगा, इसका इफ़ेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? कॉमन लोगों के ऊपर। अब सरकार को, या फिर आप बोल सकते हो जो राजा था उसको चाहिए था ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, और वो पैसा कैसे आएगा? कॉमन लोगों से। कॉमन लोगों से किस तरीके से? अगर उनका टैक्स इंक्रीज कर देंगे तो सरकार को, इट मीन्स राजा को पैसे मिल सकते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ तक की कहानी आपको एटलीस्ट समझ आ गई होगी। देखिए अब हम बात करते हैं फ्रांस की सोसाइटी के बारे में कि वहाँ की सोसाइटी कैसी थी। फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइड थी। एक था आपका फर्स्ट स्टेट, सेकेंड एस्टेट और थर्ड स्टेट। अब ये क्या चीज़ थी इसको समझेंगे। जो आपका फर्स्ट स्टेट था उसको बोला जाता था क्लर्जीज। ठीक है, क्लर्जीज लोग उसमें होते थे। और क्लर्जी किससे बिलोंग करता था? ये आपका बिलोंग करता था चर्च से। चर्च में जितने भी पादरी वगैरह होते थे ये सारे ही इस स्टेट से बिलोंग करते थे। जो आपका सेकेंड स्टेट था इसके अंदर कौन इंक्लूड हुआ करता था? इसके अंदर आपका होते थे जो भी आपके किंग्स हो गए, आपके मिनिस्टर्स हो गए, किंग के साथ जो भी काम करते हैं, ये सारे आपके बिलोंग किया करते थे सेकेंड स्टेट के साथ। और जो आपका थर्ड स्टेट है उसमें होते थे कॉमन मैन। ठीक है, अब कॉमन मैन में ये सारे ही लोग आ जाएंगे, जितने भी बिजनेसमैन हैं या मर्चेंट्स हैं या कोर्ट ऑफिसर्स हैं। ठीक है, जो आपके लॉयर्स हैं या पीजेंट्स आपके जो हैं, छोटे किसान, बड़े किसान, ये सारे बाकी जो कॉमन मैन थे ये आपके बिलोंग करते थे थर्ड स्टेट से। अब देखिए यहाँ पे भी वोटिंग हुआ करती थी। जब भी, जैसे मैंने अभी बताया कि क्या करेंगे, टैक्स इंक्रीज करेंगे, बट टैक्स इंक्रीज ऐसे ही नहीं कर सकते थे कि राजा ने अपनी मर्जी से कर दिया। यहाँ पे वोटिंग हुआ करती थी। अब वोटिंग कैसे होती थी इस चीज़ को हम समझेंगे। देखिए सारे स्टेट जो मैंने अभी आपको बताया कि इसमें क्या कहते हैं, चर्च के लोग होते थे, उनको बोला जाता था क्लर्जीज। इसमें जो होते थे 300 मेंबर्स पार्टिसिपेट करते थे। उसी तरीके से जो आपका सेकेंड स्टेट था जिसमें किंग्स और मिनिस्टर्स हुआ करते थे उनको बोला जाता था नोबिलिटीज। ठीक है, और इसमें भी हमारे कितने होते थे? 300 मेंबर्स हुआ करते थे। लेकिन जो आपका थर्ड स्टेट है इसमें कॉमन मैन होते थे और इसमें जो टोटल मेंबर्स हैं वो 600 मेंबर्स हुआ करते थे। अब आप सोच रहे होगे मैडम ठीक तो है, मतलब 300 लेकिन कॉमन मैन ज़्यादा हैं, तो दिक्कत क्या आ रही है? अब देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे क्या थी। अब जो 300 मेंबर्स थे इनको सिर्फ एक वोट
मिलता था। मतलब अभी जो रूल था वो क्या था, 1 estate इज इक्वल्स टू 1 वोट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टोटल कितने स्टेट है, 1 2 3, तो 3 वोट डलेंगे सिर्फ। ऐसा नहीं होगा कि 300 + 300 और 600 वोट डल रहे हैं, नहीं, सिर्फ 3 वोट डलते थे। और जब वोट डलते थे ये तीनों 300 मेंबर्स मिलकर सिर्फ एक वोट डालेंगे, ये 300 मेंबर्स मिलके सिर्फ एक वोट डालेंगे, और ये 600 मेंबर्स मिलके सिर्फ एक वोट डालेंगे। अब जब वोट डालने की बारी आती थी कि भाई क्या चीज़ इंक्रीज करना है, नहीं करना, कितना करना है, उस टाइम पे ये लोग क्या करते थे, जो आपका फर्स्ट स्टेट और जो सेकंड स्टेट थे ये दोनों अपने आपस में हाथ मिला लेते थे। इन दोनों के मिलकर कितने हो जाते थे, 2 वोट्स, एक वोट्स फर्स्ट स्टेट का और एक सेकंड स्टेट का। अब जो बेचारे कॉमन मैन है उनके पास एक ही वोट रह जाता था, जिसकी वजह से ये वोट हार जाते थे। ठीक है, तो बहुत हो चुका था धीरे धीरे करके। और देखिए ये सारे जो इंसिडेंट हैं, भाई वॉर में पैसा हार गए, पैलेस को मेंटेन करने में पैसा लग रहा है, अमेरिका की कॉलोनीज को बचाने में पैसा लग रहा है, लोन लिया जा रहा है, उसका इंटरेस्ट अब वापस करना है, ये सारी चीज़ें 1-2 साल नहीं, इनको थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो 1774 से ये चीज़ स्टार्ट हो चुकी थी। अब देखिए टैक्सेस के इंक्रीज होने के बाद लोग इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे कि एक दिन आता है 20 जून 1789 का। इस दिन जितने भी आपके थर्ड स्टेट के लोग होते हैं, ये जो 600 मेंबर्स होते हैं, कॉमन मैन होते हैं, ये लोग जो वोटिंग वाला प्रोसेस होता है इसको पूरी तरीके से बायकॉट करते हैं, यहाँ से चले जाते हैं और एक टेनिस कोर्ट में जाके ये सारे इकट्ठे होते हैं। वहाँ पे पहुँच के वहाँ पे लेते हैं ये एक ओथ का मतलब होता है शपथ। ठीक है, टेनिस कोर्ट में जाके एक शपथ लेते हैं और उस ओथ में ये बोला जाता है कि भाई आज के बाद हम मोनार्की को नहीं मानेंगे, मोनार्की अपनी मर्जी से काम नहीं करेगा, मतलब सारी बात राजा की नहीं चलेगी। ठीक है, और साथ ही साथ हम अपनी खुद की एक नेशनल असेंबली बनाएंगे जिसके अंदर हम खुद के लॉज लिखेंगे और खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। ठीक है, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे। तो ये सारी घटना थी। अब 20 जून से लेकर, ठीक है, काफ़ी बार इन्होंने डिमांड रखी राजा के पास कि भाई हमें खुद की नेशनल असेंबली बनानी है। जब किंग नहीं मानता, ठीक है, अब फाइनली दिन आता है, ये सारे लोग जाके इकट्ठे हो जाते कहाँ पे, किंग के पैलेस के बाहर। जब किंग तभी भी अपनी बात नहीं मानता, तब 14 जुलाई 1789 का दिन आता है जब ये लोग बेस्टाइल जेल के ऊपर अटैक कर देते हैं और वहाँ पे जाके काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक कि आपको कहानी समझ आ गई होगी। इसके साथ ही हमें फ्रांस में एक और चीज़ देखने को मिलती है जिसे बोला गया रूमर। एक रूमर उस टाइम पे फैल गया था, मतलब एक अफवाह उस टाइम पे फैल गई थी कि ये जो सेकंड एस्टेट के लोग हैं, जिसमें कौन थे, आपके किंग्स, मिनिस्टर्स वगैरह, ये लोग जो भी आपके किसान हैं, जो फार्मर्स हैं, उनको मारना चाहते हैं। अब फार्मर्स को जब ये अफवाह उनके पास तक पहुंची तो उन्होंने क्या किया कि इससे पहले कि जो सेकंड स्टेट वाले लोग हैं, राजा हो गए, मिनिस्टर्स हो गए, ये लोग हमारे ऊपर अटैक करें और हम लोगों को मार डाले, फार्मर्स ने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर लूट करनी शुरू कर दी। किनके घरों में, जो आपके सेकंड स्टेट से बिलोंग करते थे। ठीक है, अब इसके साथ ही और भी कुछ चीज़ें थी। अब जब एक बात बताइए, जो किंग है, ठीक है, भाई सेकंड स्टेट से कौन बिलोंग करता था, राजा ही तो करता था। अब जो किंग है वो खुद ही वॉर में लग जाएगा। ठीक है, भाई उनके घरों में लूटपाट हो रही है, आपने देखा था कि जो कॉमन मैन थे वही जाके अटैक करने लग जाते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, मतलब ये लोग ध्यान नहीं दे पा रहे थे कि कंट्री में क्या चल रहा है क्या नहीं, तो इसकी वजह से जो फूड सप्लाई है वो डिक्रीज हो गई, फूड सप्लाई कम हो गई। लेकिन फूड सप्लाई के साथ साथ वहाँ पे इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गया, मतलब वहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। लेकिन जो लोगों की इनकम थी वो तो एज इट इज़ थी, वो बढ़ ही नहीं रही थी। भाई फूड जो है, फूड की सप्लाई कम हो रही है, फूड सप्लाई, अब जब अनाज ही लिमिटेड रहेगा तो इस सिचुएशन में क्या होएगा, उसकी कीमत बढ़ जाएगी। और कीमत तो बढ़ रही है लेकिन लोगों की इनकम तो उतनी की उतनी है। इसके साथ ही सरकार ये भी बोलती है कि भाई टैक्स इंक्रीज कर रहे हैं हम, ठीक है, टैक्स और भी ज़्यादा टैक्सेस दो। अब ये सारी चीज़ें तो हो ही रही थी, इसके साथ साथ उसी साल क्या हुआ, उसी साल सूखा पड़ गया, वहाँ पर भूखमरी बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों को हमने क्या नाम दिया कि भाई वहाँ पे इकोनॉमी इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि लोगों को ये बोला गया भाई आप लोग बस ज़िंदा रह लो, काफ़ी है आप लोगों के लिए।
ये सारी सिचुएशन जो है, अब राजा जो है, क्योंकि जो फार्मर्स वगैरह थे, जो कॉमन मैन थे, वो राजा के ही पैलेस में जाके अटैक कर रहे हैं। तो जो मोनार्की थी, जो वहाँ पे किंग था, वो पूरी तरीके से हार मान चुका था और उसने वहाँ पे सरेंडर कर दिया कि भाई अब मेरे बस की बात नहीं है, ठीक है, मैं पूरी तरीके से सरेंडर कर रहा हूँ। ठीक, यहाँ तक बात आती है। अब जब सरेंडर कर देता है, अब कुछ चेंजेस आते हैं फ्रांस में। वो चेंजेस क्या थे? अब पहले जो प्रिविलेजेस सिर्फ और सिर्फ राजा के पास हुआ करते थे, किंग के पास हुआ करते थे, अब वो प्रिविलेजेस वहाँ पे ख़त्म हो गई और सबको इक्वल राइट्स दे दिए गए कि भाई अब सबके पास इक्वल राइट्स है। और जैसे कि पहले क्या था, जो 300 मेंबर्स हैं उनको क्या बोला गया था कि सिर्फ एक वोट देना है, लेकिन अब ये कर दिया भाई 300 अगर मेंबर्स हैं तो 300 ही वोट्स होंगे। ठीक है, सबके लिए राइट्स इक्वल कर दिए। लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू कर दिया। पहले लैंड क्या थी? पहले लैंड जो है सिर्फ राजा के पास रहती थी या फिर आपके जो क्लर्जीज हुआ करते थे, मतलब जो फर्स्ट स्टेट चर्च के जो लोग पादरी वगैरह होते थे, उनके पास ही लैंड रहती थी। लेकिन अब कॉमन मैन के बीच में भी लैंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और लास्ट चीज़ क्या बोला गया कि हम टैक्सेस नहीं देंगे। ठीक है, उन टैक्सेस को हटा दिया किन लोगों ने? कॉमन लोगों ने। यहाँ तक की कहानी आप लोगों को आई थिंक समझ आ गई होगी। अब अगर आप लोगों को वो कहानी याद हो कि टेनिस कोर्ट में ओथ ली थी, शपथ ली थी और कॉमन मैन ने ये बोला था कि हम खुद की नेशनल असेंबली बनाएंगे, अब वो दिन आ जाता है जब नेशनल असेंबली बनती है और अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के तैयार कर लेते हैं 2 सालों के अंदर अंदर 1791 तक। इस टाइम पे क्या होता है, अब जो कॉमन मैन थे ये लोग यहाँ पर वोट करते हैं। ठीक है, सारे कॉमन मैन मिलके यहाँ पे वोट करते हैं। वोट करने के बाद इलेक्शन होता है और इलेक्शन जो इलेक्टर होते हैं वो उनके वोट से बनती हैं नेशनल असेंबली। और इस नेशनल असेंबली में टोटल कितने मेंबर्स होते हैं? 745 मेंबर्स यहाँ से बिलोंग करते हैं, जिनका मेन काम क्या होता है? लेजिस्लेचर का। अब लेजिस्लेचर जो है वो राजा के ऊपर, मोनार्की के ऊपर कंट्रोल रखती थी। एग्जीक्यूटिव ये लोग ही हैं। ठीक है, और जो जुडिशरी है कि भाई क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह, ये भी कॉमन मैन के वोट के ज़रिए ही चुना जाता था। जो मिनिस्टर्स हैं अब वो भी नेशनल असेंबली में से ही लोग बनते थे। समझ रहे हो? अब इनडायरेक्टली जो है वो पावर किसके पास आ चुकी थी? जो आपका कॉमन मैन है उनके पास पावर्स आ चुकी थी और यही लोग राजा के ऊपर भी और उनके मिनिस्टर्स के ऊपर भी कंट्रोल करके रखते थे। और कौन कंट्रोल करता था? उनको नेशनल असेंबली बोला गया। उसमें मेंबर्स कितने थे? 745। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा अगर हम कंपेयर करें तो अब के टाइम पे राजा के पास पावर्स जो है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो चुकी थी। राइट, अब जब पावर्स लिमिटेड हो चुकी थी और ये जो इंसिडेंट जितने भी फ्रांस में चल रहे थे, इस इंसिडेंट को देखते हुए जो आपके पड़ोस के देश हुआ करते थे, कंट्रीज हुआ करती थी, एम्पायर्स हुआ करते थे, ऑस्ट्रिया और प्रशिया एक्सेट्रा, इन सबको भी डर लगने लग गया कि अगर ये चीज़, ये इंसिडेंट हमारे कॉमन मैन तक पहुंची तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम पे ये लोग भी हमारे ऊपर अटैक कर दे और हमें भी अपनी गद्दी से हटा दें। अब लुई 16 क्या करता है? लुई 16 जाता है और वो ऑस्ट्रिया और प्रशिया और जितने भी राजा हुआ करते थे उनसे हेल्प मांगता है, लेकिन ये सारी प्रोसेस जो है वो अंडर टेबल करता है, मतलब चुपके चुपके, ताकि वहाँ के नेशनल असेंबली को पता ना चल जाए। लेकिन वहाँ की नेशनल असेंबली को इस चीज़ का पता चल जाता है कि भाई वो लोग हेल्प मांग रहे हैं, ठीक है, दूसरे देशों से। अब वहाँ पे दोबारा से वॉर स्टार्ट हो जाती है मोनार्की वर्सेस कॉमन मैन के बीच में। ये किसी कंट्रीज़ के बीच में नहीं थी अटैक, ये अपने ही देश के बीच में थी कि हमें फ्रीडम चाहिए, या आप बोल सकते हो कॉमन मैन अपने राइट्स के लिए लड़ाई कर रहा था। अब देखिए, जहाँ पर भी वॉर होगी उसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? आपकी इकोनॉमी के ऊपर पड़ेगा। और अगर इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा तो इससे क्या होगा? हो सकता है आपकी फूड सप्लाई भी कम हो जाती है उस टाइम पे। ठीक है, जो आम आदमी है उसके पास तक फूड सप्लाई नहीं पहुंचेगी। इस सारी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमें एक लीडर चाहिए होता है जो हमें बता सके कि हाँ भाई अब आगे अगला स्टेप हमें क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। इस सिचुएशन में एक इंसान जो है वो एज अ लीडर के लीड के रूप में सामने आता है और जिसका नाम होता है मैक्सिमिलियन रॉबर्सफेयर। ठीक है, ये आता है इस पूरे वॉर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है,
और बाद में ये भी बोलता है कि भाई ये जो यहाँ पर आपने नेशनल असेंबली बनाई है, इसमें तो जो अमीर लोग हैं उन्हीं को ही राइट्स दिए गए हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनके राइट्स का क्या। अब मैक्सिमिलियन क्या करता है, ये अपनी खुद की एक पार्टी बनाता है जिसको बोला गया जैकोबिन क्लब। ठीक है, जैकोबिन क्लब। इसमें जो बहुत ज़्यादा गरीब लोग हुआ करते थे, जैसे आपके शो मेकर वगैरह हो गए, वो लोग इसके मेंबर्स हुआ करते थे। तो जो कॉमन मैन होते हैं वो 10 अगस्त 1791 में जाते हैं और पैलेस ऑफ ट्यूलरीज में जाके ये लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ पे बोलते हैं भाई हाँ अब आप मोनार्की पूरी तरीके से हम हटा देंगे। ठीक है, वहाँ पे जाके प्रोटेस्ट करते हैं। अब दिन आता है 21 सितंबर 1791 का, जिसमें राजा को उसकी गद्दी से हटा दिया जाता है पूरे तरीके से। और दिन आता है 21 जनवरी 1792 का, जिसमें राजा को फांसी लगा दी जाती है, उसको लटका दिया जाता है, उसको जान से मार दिया जाता है। और उसके कुछ टाइम बाद उसकी जो वाइफ थी मारिया, उसको भी वहाँ पे मार दिया जाता है। तो ये पूरी कहानी थी। अब जब राजा मर जाते हैं, वो जो गद्दी होती है वो खाली हो जाती है, वहाँ पर आते हैं आपके मैक्सिमिलियन रॉबर्ट्सफियर। अब मैक्सिमिलियन रॉबर्ट्सफियर का वैसे ज़्यादा टाइम तक शासनकाल चला नहीं था, 1793 टू 1794 तक ही इसका टाइम पीरियड रहा था। ये पूरी कहानी थी आपके फ्रांस रेवोल्यूशन की, कि किस तरीके से फ्रांस की लड़ाई शुरू होती है, सोसाइटी किस तरीके से बटी होती है, क्या रीज़न होता है कि लोग उनके अगेंस्ट, राजा के अगेंस्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्या शपथ ली जाती है, 14 जुलाई को जो इंसिडेंट हुआ था वो क्यों हुआ था, रूमर क्या था। ठीक है, ये पूरा इंसिडेंट आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब ये पिक्चर आप समझ सकते हो, लेकिन इस पिक्चर को हम और अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। लेकिन ये चीज़ अब आप समझ गए होंगे कि ये जो फ्रांस का झंडा है ये सबसे आगे क्यों है और बाकी के जो कंट्रीज़ के झंडे हैं ये पीछे क्यों हैं। क्योंकि सबसे पहले जो रेवोल्यूशन हुआ था यूरोप में वो हमारा हुआ था कहाँ पे, फ्रांस में। और इसके बाद इटली हो गया, जर्मनी हो गया, प्रशिया हो गया, हंगरी हो गया, ये सारी के सारी कंट्रीज़ ने किसको फॉलो किया, फ्रांस को फॉलो किया। इस डायग्राम को भी और अच्छे से हम समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम अपना पूरा प्रॉपर ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले समझना ज़रूरी था, क्योंकि जो आपका अगर ओवरव्यू देखोगे तो सबसे पहला टॉपिक ही आपका क्या है, फ्रांस रेवोल्यूशन। तो आई होप फ्रांस रेवोल्यूशन जो है वो आपको समझ आ गया होगा कि एग्जैक्टली था क्या। सो स्टूडेंट्स, अभी तक के लिए इतना ही। आगे की कहानी समझेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। जब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।